हेलो दोस्तों, हमारी इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम कुछ अन्य एक्टों के विषय में भी चर्चा चालू करने वाले हैं, जिसके संबंध में हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम धीरे धीरे सभी एक्टों को कवर करेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। तो आज हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, उसके विषय में जानने वाले हैं और साथ ही इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और क्या इस वेयर एक्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको पॉइंट नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों, हम इसका प्रोफार्मा थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें धाराओं को डिवाइडेड किया गया है और कितने पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। तो ये जो है 3 पार्टों में डिवाइडेड हुआ है। तो 3 पार्ट में तो पहला पार्ट तो कुछ नहीं है, पहला पार्ट तो प्रारंभिक दिया हुआ है जिसमें हमें बेस बस समझ में आएगा कि क्या है। मेन पार्ट है अपने, ठीक है, मेन पार्ट है भाग 2 और भाग 3। तो भाग 2 क्या बोलता है, भाग 2 जो है उस पर क्या बताया गया है, उस पर बताया गया विनिर्दिष्ट अनुतोष, जो इस एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको आप। दूसरी चीज़ भाग 3 जो है, भाग 3 में बताया गया है कि निवारक अनुतोष प्रिवेंटिव रिलीफ, एक है स्पेसिफिक रिलीफ, एक है प्रिवेंटिव रिलीफ। इन शब्दों से पहले हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं कि क्या है ये विनिर्दिष्ट अनुतोष का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष का मतलब होता क्या है कि स्पेसिफिक जो चीज़, जो भी अधिकार, जिस भी अधिकार के बारे में बात हो रही है, वो जिस व्यक्ति का जिस चीज़ पर जो अधिकार है वो उस चीज़ का पाने का अधिकार रखता है, वो उसको मिलना ही चाहिए। ये इतनी चीज़ समझ में आई। तो इतनी चीज़ समझिएगा कि अगर मान के चलिए एक संपत्ति है, एक संपत्ति है, इसमें एक व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ है, इसको इसके दादाजी से मिली थी ये संपत्ति और इसका इसमें पूरा होल लाइफ बीती है, परंतु कोई व्यक्ति इस पे आके कब्जा कर ले और जब जो व्यक्ति ने इस पे कब्जा कर लिया है, अब जब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट जाके बोलता है कि मुझे इस संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है और मुझे ये संपत्ति चाहिए। न्यायालय बोलता है कि फ़िलहाल में तो इस व्यक्ति का कब्जा इस पे दिख रहा है, परंतु अगर ये व्यक्ति कुछ प्रूफ करता है और न्यायालय जिस भी पॉइंट पर पहुंचता है और न्यायालय बोलता है कि आप इसके बदले में प्रति कर ले लो, तो ये व्यक्ति बोलता है नहीं, मुझे तो यही स्पेसिफिक व्यक्ति, ये जो स्पेसिफिक जगह है यही चाहिए है, मुझे जब ही रिलीफ मिलेगा, मुझे प्रतिकर से रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की भी लाइबिलिटी बनेगी कि वो इस पर अपना हक को प्रूफ करे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रावधान और कब कोई विनिर्दिष्ट अनुतोष नहीं ही दिया जाएगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल समझना कि जैसे एक चित्रकार ने एक चित्रकारी के लिए, एक पेंटिंग बनाने के लिए एक व्यक्ति से, ये व्यक्ति से क्या किया, संविदा कर लिया, परंतु अब ये व्यक्ति जो चित्रकारी कर रहा था वो आधी पेंटिंग बनाया और मर गया। तो अब ये व्यक्ति कोर्ट जाकर फोर्सफुली यहाँ से इसी को ये चित्र बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, अगर इसके जो भी अन्य लोग व्यक्ति हैं अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, परंतु अब ये यहाँ पर विनिर्दिष्ट अनुतोष जो ये चाह रहा है वो इसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्तिगत कौशलता की बात हो जाती है। तो इससे रिलेटेड प्रावधान बताएं, तो इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर अपन इसके बेस को समझ सकते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का मतलब क्या होता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष का मतलब कि जो व्यक्ति जो चीज़ चाह रहा है उसको वो मिलना ही चाहिए और न्यायालय उस चीज़ को, अगर वो सही है तो वो न्यायालय उस चीज़ को स्पेसिफिक दिलवाता है, उससे प्रावधान यहाँ पर बताए। परंतु अब हमने जैसा भाग 3 में निवारक अनुतोष के बारे में समझे। निवारक अनुतोष क्या था? निवारक अनुतोष में इंजेक्शंस की बात बताई गई। इंजेक्शंस का मतलब होता है व्यादेश, या व्यादेश भी एक प्रकार का व्यादेश का मतलब भी इंजेक्शंस होता है ना। उसमें क्या होता है, ये कब दिया जाता है न्यायालय के द्वारा? ये दिया जाता है जब कोई
कार्यवाही, न्यायालयीन कार्यवाही चल रही है उस समय, और जब कोई न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अर्थात डिक्री, उसकी डिक्री हो गई है, उस डिक्री को क्या करवाने के लिए, निष्पादन करवाने के लिए, उसका निष्पादन अच्छे से हो सके वो करवाने के लिए डिक्री के साथ एक व्यादेश जो जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और यहाँ पर एक व्यादेश जो है, जब न्यायालय में जो कार्यवाही चल रही है उस समय जब जो व्यादेश जारी किया जाता है वो कौन सा व्यादेश होता है, तो ये वाली बातें इस पे बताई गई है। तो शाश्वत व्यादेश, इसमें एक व्यादेश मिलेगा, इसको बोलते हैं शाश्वत व्यादेश, है ना, इसको बोल सकते हो शाश्वत व्यादेश या परमानेंट व्यादेश। ठीक, अस्थायी व्यादेश जो न्यायालयीन कार्रवाई जब चल रही है उस समय जारी कर देता है न्यायालय, तो उससे रिलेटेड प्रावधान बताएं। अर्थात ऐसे व्यादेश जिसमें कि किसी कार्य को करने के लिए एक पक्षकार को बाध्य कर दिया जाए या कुछ कार्य को ना करने के लिए बाध्य कर दिया जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, निवारक अनुतोष के अंतर्गत आती है। तो दोनों चीज़ों को समझ में आया। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब होता है कि न्यायालय में इस प्रकार के वाद को लाया जाना, इस प्रकार की कार्यवाही को करवाया जाना जिससे कि एक व्यक्ति जिसको कि किसी चीज़ का स्पेसिफिक रिलीफ दिलवाया जा सके। और निवारक अनुतोष क्या होता है, निवारक अनुतोष जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ, तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई वाद लाया गया था उसके द्वारा, तो उस वाद के संबंध में जो प्रक्रिया चल रही है या हो चुकी है उसके संबंध में किस प्रकार से उसको रिलीफ दिलाया जाए, वो होता है निवारक अनुतोष। अब देखते हैं आगे। अब पार्ट 1 जैसा आपको बताया, भाग एक जो है कितनी धाराओं में डिवाइडेड है, धारा 1 से लेके 4 तक। फिर कितने धाराओं में डिवाइडेड है, 5 से लेके 35 तक डिवाइडेड है। फिर जो अपना भाग 3 है, भाग 3 डिवाइडेड है अपना 36 से 44। ठीक है, अब समझते हैं अपन कि प्रारंभिक में कितनी चीज़ें दी हुई है, प्रारंभिक में क्या बताया होगा। तो प्रारंभिक में जो दिया हुआ है, प्रारंभिक में इतनी चीज़ बताई कि संक्षिप्त नाम क्या होता है, इस एक्ट का क्या नाम है, ठीक है, परिभाषाएं, कुछ परिभाषा बताई हुई है, और सबसे अहम जो धारा 4 है इस पर ये बता दिया। इसको अभी से आप दिमाग में रख लें कि ये जो कार्यवाही होती है इसके अंदर जो ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो बताया गया है, ये कार्यवाही सिर्फ सिविल वादों के संबंध में ही लागू होती है, अर्थात दांडिक मामलों में यह लागू नहीं होती। अर्थात कि जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को ए है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति बोलता है कि बी ने मेरे को चाटा मारा। अब ए बोलता है कि मैं भी बी को चाटा मारूंगा, ये वाला मेरे को न्यायालय से विनिर्दिष्ट संतोष मिलना चाहिए। तो ये लागू होगा क्या? नहीं, ये लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर अगर बात लाता है तो ये दांडिक मामला होगा, और ये मामला जो है इस मामले के इसको रिलीफ किस तरीके से दिलाया जाएगा, कोर्ट के तरीके से वहाँ पर उसको दंड देकर, किसको, बी को दंड देकर वो दिलाया जाएगा, ना कि बी ए को चाटा मारे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा आप, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे समझ के देखिए। परंतु सिविल में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ने किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और ये गैर तरीके से इन्हें कब्जा किया था, तो न्यायालय इस व्यक्ति को जो है इस स्थान पर अगर इसका वास्तविक कब्जा है, जेन्युइन कब्जा है, तो वो दिलाने की पूरी कोशिश करता है न्यायालय, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक धाराओं का विश्लेषण करते हुए अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। परंतु इस अधिनियम को चालू करने के पूर्व हम कुछ नॉमिनल जो क्वेश्चन बनते ही हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए ये अधिनियम लागू कब हुआ था और अधिनियमित कब हुआ था, तो अधिनियमित हुआ था, इस अधिनियम की डेट क्या है, अधिनियमित होने की डेट है 13 दिसंबर 1963, और लागू होने की डेट क्या है इसकी, तो लागू होने की डेट 1 मार्च
1964। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, एक छोटी सी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक में कितनी धारा दी हुई है? धारा 1 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले प्रारंभिक में क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, सबसे पहले धारा 1 बोलती है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो अब इसका विस्तार तो संपूर्ण भारत पर हो चुका है, ठीक है, और लागू आपको पता ही है 1 मार्च 1964 से यह लागू हुई थी, ठीक है। और दूसरी परिभाषा अब क्या बोलती है? दूसरी परिभाषा बोलती है भाई, परिभाषा जो होता है परिभाषा खंड, और आपने कई एक्टों में देखा होगा निर्वचन खंड। तो परिभाषा खंड क्या होता है और निर्वचन खंड, इसका डिफरेंस भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। परिभाषा जो होती है, परिभाषा का अर्थ होता है जो परिभाषा यहाँ दी हुई है वो अन्य रूप में भी उसी तरीके से ग्रहण की जाती है। परंतु निर्वचन खंड जो होता है, निर्वचन खंड जो होता है उसका तात्पर्य यह होता है कि जिस एक्ट में वह दी गई है उसी एक्ट तक वह सीमित होती है, ठीक है। इस डिफरेंस को भी आप समझिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें लॉ में याद रखनी ही होती है और नॉमिनल चीज़ें तो हमें याद रहना ही चाहिए। फिर दूसरी परिभाषा, जैसे बात कर रहे थे हम, परिभाषा दी हुई है। परिभाषा के अंतर्गत सिर्फ कितनी परिभाषा दी हुई है यहाँ पर? तो ABCDE करके यहाँ पर परिभाषाएं दी हुई हैं। तो ए में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है ऑब्लाइजेशन। ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है बाध्यता। तो बाध्यता का अर्थ क्या होता है? बाध्यता का मतलब होता है ऑब्लाइज, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को करना ही है, बाध्य करना है, बाध्यता उसके अंतर्गत क्या है। परंतु बाध्यता में यहाँ परिभाषा क्या दी है? परिभाषा में दिया है विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हर कर्तव्य। तो विधि के द्वारा मतलब कि कोई ऐसा कर्तव्य जिसको ऐसे ही नहीं, विधि के द्वारा प्रवर्तन उसका हो सकता है, तो वो क्या होती है? बाध्यता होती है, ड्यूटी। वो उस चीज़ को करने का उसकी कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है कि वो करे ही, क्योंकि क्यों करे? क्योंकि विधि ने बोला है इसलिए करे। दूसरी चीज व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन में देखिएगा, भारतीय इसको तोड़ के पढ़िए आप, बहुत इजीली समझ में आएगी। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा यथा परिभाषित विल, यहाँ पर विल शब्द मतलब वसीयत वाला विल है, विल अथवा कोड पत्र से भिन्न, परंतु यहाँ क्या लिखा है? विल या वसीयत जो होती है उससे भिन्न ऐसी लिखत से अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमें बहुत काम पड़ने वाली है आगे, ये जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्यन। मतलब यहाँ क्या होता है? एक संपत्ति किसी, वो चाहे जंगम हो स्थावर हो, क्रमवर्ती रूप में गंतव्यन उसका हो रहा है अथवा न्यागमन को व्ययनीत किया जाता है ना, इसका व्ययनित किया जाना कारित होता है। तो ये क्या होता है? एक सेटलमेंट होता है, एक व्यवस्थापन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इच्छा पत्र कोड पत्र नहीं आ रहा, मतलब कि कोई किसी को वसीयत करके नहीं मर रहा है, कोई किसी को ये, वहाँ पर वो जो गंतव्यन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? हितों का गंतव्यन, मतलब क्रमवर्ती रूप में हो रहा है, एक के बाद दूसरे की, दूसरे के बाद तीसरे की, ये गंतव्यन हो रहा है, न्यागमन का व्ययन हो रहा है, निपटान, ठीक है। तो उसके द्वारा व्ययन किया जाता है, तो वो होता है व्ययन। फिर अपने को सी में देखना है न्यास। न्यास भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यास का मतलब होता क्या है? न्यास का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई संपत्ति, मैंने उस संपत्ति को किसी व्यक्ति को न्यास पर दे दिया, मतलब यूज़ करने के लिए दिया है। तो न्यास का अर्थ यहाँ पर परिभाषा के रूप में क्या बताया गया है? भारतीय न्यास अधिनियम एक एक्ट है 1882, उसकी जो धारा 3 है उसमें न्यास की परिभाषा बिल्कुल दी हुई है, और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास प्रकृति की बाध्यता के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद न्यासी के अंतर्गत वो व्यक्ति होता है जिसको वो संपत्ति दी जाती है ना, तो वो होता है न्यासी। इसके अंतर्गत ऐसा हर व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण करता है, मतलब कोई संपत्ति को मैंने तुमको दिया तो न्यास के रूप में दिया, तो तुमने उसको जो धारण किया, आप वो व्यक्ति आप कौन हो? न्यासी हो। जो ये न्यासी हो गया। अब इसमें दी तो टोटल 4 ही परिभाषा है, परंतु अगर और भी कुछ परिभाषाओं के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उसका अर्थ हम कहाँ से लेंगे? तो उसका हम एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेंगे। तो उसका हम कहाँ से अर्थ लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, संविदा अधिनियम 1872 से उसका अर्थ लगाएंगे। ये चीज़ बताई गई है। फिर उसके बाद व्यावृत्तिस क्या बोलती है? व्यावृत्तिस बोलती है एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जो इसमें इतना सारी चीज़ बता दी है उसके अलावा इस अधिनियम में किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा, क्या नहीं समझा जाएगा? कि वह पहला ए और दूसरा बी क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक पालन से भिन्न अनुतोष के, मतलब पालन तो ठीक है,
अगर पालन हो रहा है तो ठीक है, परंतु नहीं हो रहा है तो क्या? अनुतोष के कैसे अधिकार, मतलब कि अगर अब जैसे मान के चलिए, जैसे आपको हमने मूर्ति वाला उदाहरण आपको बताया था या कोई चित्रकार वाला, तो वहाँ पर अब उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो अब प्रतिकर के रूप में अगर वो चाहे तो वहाँ पर उसको निवारित नहीं किया जाएगा, वो प्रतिकर के रूप में वो अपना रिलीफ ले सकता है ना। अगर इस एक्ट में ऐसा नहीं दिया है तो ऐसा बोला हमने कि विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष अगर वो चाहे तो ऐसे अधिकार से जो कि संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती है यहाँ लिखा है, परंतु ऊपर क्या लिखा था ये नहीं समझा जाएगा। इस चीज़ को समझिए, लॉ की लैंग्वेज है ये, आपको वेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हुए चलना है। दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रवर्तन प्रभाव डालती। और दूसरी चीज़ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है अपना, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, इसके प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है, ये भी नहीं समझना है अपने को, ये भी नहीं समझना है, ठीक है। ये भी अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दो चीज़ें अपने को याद रखना कि इसका प्रभाव जो है, अगर किसी व्यक्ति को जैसे मान के चलिए स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पूरी जो व्यक्ति है जिससे उसको स्पेसिफिक रिलीफ लेना है उसकी सब लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। अगर न्यायालय चाहे तो प्रतिकर दिलवा सकता है उसको, अन्य तरीके से उसको जो भी चाहे वो करवा सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। फिर उसके बाद जैसा कि हम इस भाग के महत्वपूर्ण जो धारा है, सबसे महत्वपूर्ण धारा उसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं है। तो ठीक है, तो ये सिर्फ सिविल अधिकारों के लिए है, दांडिक अधिकारों के लिए नहीं। ठीक, उदाहरण आपको पूर्व में ही बता चुके हैं हम। फिर उसके बाद भाग दो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।